नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिसर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और यह घटना चक्र का बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अब पहला सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पर बात किया जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, और आप सभी के सामने 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट में बात किया जा रहा है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा पॉइंट है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अब यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया, आपको बताना सही कौन सा। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सही है। यानी कि अगर धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, जबकि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बात करें कि ये चीज किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग ध्यान से बातों को सुनिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है, तथा सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं लेकर चलने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 है। यानी कि अनुच्छेद 25 में भी ये बात सही तरीके से लिखा हुआ है और समझाया गया है। लेकिन धर्म निकायों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। ये चीज ध्यान देना। आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, इस शब्द पे ध्यान देना। शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी को दिख रहा हो तो उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 तथा 16। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अच्छे से बात करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 घ, मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट, 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, परंतु यह मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। यानी कि अगर मूल अधिकार के बारे में बात करें, यानी कि इंग्लिश में फंडामेंटल राइट, तो उसमें यह बात नहीं दिया गया है। लेकिन डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, यह बात कहा गया है उस अनुच्छेद घ में, 39 घ में, कि समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में, जो कि 1982 में हुआ था, उसमें यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि उस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि अगर दोनों को एक साथ लेकर चलें तो हाँ, ये ऐसी बात है कि समान काम के लिए समान वेतन जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा सवाल है ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 20 में यह बात कहा गया है। ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करें तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 20(2) में के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? यहां पे अगर 2 होता तो और सही होता, यानी कि अनुच्छेद 20 का पार्ट 2। फिलहाल अगर अनुच्छेद 20 भी लिखा है तब भी सही है। ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में, कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि तब ये अनुच्छेद 22 क्या है। अनुच्छेद 22 में बात किया जा रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में उपबंध। अब बात किया जा रहा है अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के
संरक्षण के बारे में बात किया जा रहा है। और अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्र संबंधी अधिकार, यानी कि लोग अपने चीज़ों को बोल सकते हैं, किसी चीज़ को प्रेस के माध्यम से, भाषण के माध्यम से चीज़ों को संबोधित कर सकते हैं, उस चीज़ को बोल सकते हैं, लेकिन बिना किसी हिंसात्मक आंदोलन किए। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। आपको ये बताना है कौन सा संबंधित नहीं है एक दूसरे के। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अगर हम बात करें गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो इसके सामने लिखा है अनुच्छेद 23, जबकि अनुच्छेद 23 नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया। ये होगा अनुच्छेद 22 में, लेकिन यहाँ क्या दिया है 23, तो ये सुमेलित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। लेकिन अगर ये सुमेलित नहीं है तो कहीं ना कहीं ए सी डी ये तीनों पॉइंट सही होगा, यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अभी हम लोगों ने बात किया, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। ठीक है, ये ध्यान देना। एक मिनट रुक जाइए, अगला सवाल है। अब बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट है कि ए में बात किया जा रहा है क्या यह एक मौलिक अधिकार है, मतलब मूल अधिकार है, माफ करिए। दूसरा है बी है कि यह एक विधिक अधिकार है, या फिर पॉइंट सी में है कि ए और बी यानी कि दोनों है, ए बी यानी इन दोनों, या फिर डी में है ना तो ए है ना बी है। अब फिलहाल इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों है। ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। और ये कैसे है अभी हम बात करने वाले हैं। अब हर एक पॉइंट को ध्यान सुनना कि ये मूल अधिकार भी क्यों है और विधिक अधिकार भी क्यों है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, उसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं का, ये सिर्फ 1 है, ध्यान देना 1, इसके अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार माना है। यानी कि अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने 19(1) का के इसके अंतर्गत जो भाषण युवा अभिव्यक्त है उसके अधिकार के अंतर्गत इसको एक कह सकते हो मूल अधिकार माना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि एक 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं जो कि समानता का अधिकार, इन सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 15 से 19 क्या है, अनुच्छेद 16 से 20 क्या है, अनुच्छेद 13 से 17 क्या है। तो फिलहाल आगे एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे बात किया जा रहा है उद्देश्य नहीं के बारे में। यहाँ पर आप सभी के सामने 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट और भी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। फिलहाल ये 2 पॉइंट है, और अगला 2 पॉइंट है। इसमें बात किया जा रहा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो फिलहाल आप सभी के सामने 4 पॉइंट है, और आपको ये बताना है कि कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। ये चीज़ ध्यान देना कि अगर कभी पूछा जाए कि नीति निदेशक सिद्धांत जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में बात किया जा रहा है। अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। वह क्या है? एक मौलिक अधिकार है, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य, या फिर डी है आर्थिक अधिकार। इसके बारे में फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा बी होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, ना कि मौलिक अधिकार है। ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसके बारे में 39 अनुच्छेद 39 घ में
DPSP, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये बात कहा गया है। फिर अनुच्छेद 16 के तहत और अनुच्छेद 14 के तहत इसको उच्चतम न्यायालय ने ये माना था कि इसमें भी मौलिक अधिकार है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन ओरिजिनल में ऐसी बात नहीं कही गई, ये चीज ध्यान देना। अगला सवाल है इसमें कि दो सूची दिया गया है, एक सूची में संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं और अगली सूची में उसका विषय यानी कि कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। फिलहाल ए में है अनुच्छेद 40, उसके सामने लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। बी में है अनुच्छेद 41, उसके सामने लिखा हुआ है काम करने का अधिकार। और सी में है कि अनुच्छेद 44 के सामने लिखा है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद डी में है, मतलब अनुच्छेद 48 में है कि कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का एक ही होगा, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। यानी कि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, इसके बारे में ये चीज़ दिया गया, ये चीज़ सही है। अनुच्छेद 41 है कि काम करने का अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद जो सी है यानी कि माफ़ करिए पॉइंट नंबर सी, और अनुच्छेद 44 जो है इसमें जो बात किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता के बारे में, ये भी बात सही है। और अनुच्छेद जो 48 है इसमें बात किया जा रहा है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद नंबर 43। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर यानी कि एक सम्मानजनक जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। और मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी कि मनरेगा तो इसके ही अंतर्गत है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। और भी कुछ आ सकता है आने वाले भविष्य में जो इन सभी चीज़ों की मांग को बढ़िया तरीके से फुलफिल कर दे। ठीक है, आगे बात करें। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ध्यान देना इस शब्द पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। ठीक है, तो डी पे है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है आप सभी को। तो अगर इसके बारे में बात करें तो संविधान में महानिषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये सब की चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि महानिषेध के बारे में जो है ये अनुच्छेद 47 में है, गौ संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 48 में है, अगर बात किया जाए पर्यावरण संरक्षण के बारे में तो यह अनुच्छेद 48 का के बारे में है। इन तीनों के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इसके बारे में तो हम लोगों ने अभी बात किया। अब इसके बारे में थोड़ा जो पॉइंट नंबर डी है इसके बारे में और विस्तार से अगर हम लोग चर्चा करें तो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले जो था अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद या अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। पहले किस में था अनुच्छेद 45 में, फिर क्या हुआ कि 86 संविधान संशोधन होता है 2002 में, फिर यह अनुच्छेद 21 का में आ जाता है और ये एक मूल अधिकार बन जाता है। अब जो है अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि 45 को एकदम से मतलब गायब भी कर दिया गया, उसमें भी है, लेकिन उसमें 14 साल तक का नहीं है, उसमें 6 साल तक के बारे में बात किया जाता है। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, और 14 वर्ष तक जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है ये अनुच्छेद 21 का में आ चुका है, जो कि यह मूल अधिकार है। अगला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। सही उत्तर होगा सी मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह या फिर कह सकते हो कि समान न्यायालय और
निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस अनुच्छेद में, तो आपको मालूम होना चाहिए 39 का में, किसमें 39 का में। और ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। उस चीज़ के बारे में एक बढ़िया वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।